खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, टमाटर के असमान पकेले रोकथाम की तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जिन्ह 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। टमाटर ला एक संग लगाए के बाद भी एक समय में यह एके संग नहीं पके, जेकर कारण उत्पादन कम निकलथे और मुनाफा भी कम होथे। ए असमान फल के पकेले रोकथाम बर उर्वरक के मात्रा ला संतुलित रखना चाहिए। पौधा मन ला उचित दूरी में लगाना चाहिए, जेकर ले ओमन ला पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले। संगे संग पोटेशियम क्लोराइड के 0.5% दवाई के छिड़काव फल लगे के समय करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लांट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होथे। ये मिर्चा के फल है हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे। ये मिर्चा ह कम तीखा रहथे और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होथे। लगभग 2 महीना में तैयार ये मिर्चा ह बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन हे राजनांदगांव जिला के अघनू भैया ह अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 से 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 से 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
के लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई खेती से जुड़े हुए व्यवसाय और महत्वपूर्ण व्यवसाय दूध उत्पादन में बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन कर बड़े बड़े दूध डेयरी है, जेमें मुर्रा भैंस और बड़े बड़े नस्ल के गाय और भैंस पालन करते हैं। सबसे पहली बात ये आते कि एक कीमती गाय और भैंस के जब पालन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो सबो बात ला ध्यान रखना चाहिए कि भैंस स्वस्थ रहा है, मस्त रहा है। ओकर लिए तालाब के जल व्यवस्था कैसे ढंग ले होना चाहिए। दूसरा, चारा के प्रबंधन कैसे होना चाहिए। तीसरा, जो आसियाना है ओकर वो कैसे ढंग के हवादार और मस्त रहे, जेमे ओला एक अच्छा ठे सुकून पूर्वक वातावरण में हमारे जानवर रह सके। तीसरा बात है, आहार प्रबंधन के साथ साथ जब गाय और भैंस गोबर देते या मल मूत्र विसर्जन करते, वो समय मक्खी के या कई ठन परजीवी के आक्रमण ओकर मन ऊपर होते। ओला कैसे ढंग से बचाया जाए कि अच्छा ढंग से ओकर रहे की व्यवस्था साफ सुथरा रहे, कोई प्रकार के मक्खी या गोबर है ठहरे मत, बराबर साफ होत रहना चाहिए, फिनेन से धोना चाहिए। ऐसा वातावरण के आसियाना भी कैसे रहना चाहिए। संगवारी हो, दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए ये जम्मो बात ला जानना हमला जरूरी है। आओ, आज की चर्चा की विषय है दुधारू पशु के पालन, उन्नत और आधुनिक किस्म ले। हमारे राज्य के लिए भैंस पालन एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखे जा सकते हैं, जिससे ये स्वमेव सिद्ध होता है कि भैंस पालन हमारे पशुपालक बंधुओं के लिए समृद्धि कारक है। भैंस पालकों को इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि पशुगृह को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाए। आइए इस बारे में भी कुछ जरूरी चर्चा कर लें। शेड का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि पशु घर में हवा और प्रकाश का आवागमन निर्बाध हो। साथ ही शेड के भीतर बरसात के पानी का जमाव न हो, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जिस पशुगृह में हवा के लिए पर्याप्त स्थान न रखा गया हो, वहाँ की हवा जल्दी ही दूषित हो जाती है। खराब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव पशुओं में इस तरह से देखा जा सकता है कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, नवजात पड़ुओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है, भैंसों की भूख में कमी हो जाती है, वे सुस्त हो जाते हैं, अपच के शिकार हो जाते हैं, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पहले जो है गायें कम दूध देने वाली, भैंस कम दूध देने वाली होती थी तो उनका शेड, कोठा किसी भी प्रकार का हमारे पूर्वज लोग बना देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे नस्लों में सुधार हुआ है, उनके लिए शेड और रख रखाव भी जो है ना, उसमें बदलाव हुआ है। अब जो है शेड जो है पहले 7 फुट 8 फुट का इसलिए रखते थे कि बौछार आएगी, पानी गिरेगा तो जानवर हमारे गीले हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको शेड जो है 16 फुट से लेकर 24 फुट तक ऊंचा रखना है और उन दोनों शेड के टेल टू टेल जो अपन गाय भैंस दोनों तरफ बांधते हैं, उसके बीच में बच्चे बांधने के लिए भी स्पेस हमारे को मिलता है। इसलिए हम 37 फुट 35 फुट की दूरी तय करते हैं। भैंसों के रहने के स्थान पर हवा और शुद्ध पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक है।
पशु आवास की हवा शरीर की गर्मी से गर्म हो जाती है। इसलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है ताकि शरीर में सांस के द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। भैंसों के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताज़ी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। अब यदि दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भैंस से बेहतर और कोई विकल्प हमारे दुग्ध उत्पादक भाइयों के पास नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि भैंस पालन एक बहुत ही फायदेकारक व्यवसाय है। दुग्ध उत्पादन के लिए यदि नस्लों की चर्चा की जाए तो मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे उपयुक्त होती हैं। जहां उत्तम नस्ल की भैंसें व्यावसायिक दृष्टि से फायदेकारक होती हैं, वहीं उनके रखरखाव में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हमारा पशुपालक सजग और चौकस है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में ये काम भी आसान है। जानकारों की सलाह पर भैंस पालन का काम किया जाना चाहिए। फिर भी जिन जगहों में उचित देखभाल की कमी हो, जहां पोषण और प्रबंधन की कमी हो, वहां मेहसाना, भदौरी और सुरती जैसी नस्लें पाली जा सकती हैं। टेल टू टेल का ही फायदा ज्यादा डेयरी में देखने को मिला है। किसान एक अपने राउंड मारता है तो दोनों तरफ के जानवर को देखते हुए चले जाता है और बीच के स्पेस में जो बच्चे बनते हैं, ना उनको पानी बरसात से कोई हानि होती है, ना ठंड से भी उसको बचाया जा सकता है और गर्मी में भी हवादार रहता है। इसलिए टेल टू टेल में भैंस गाय को अपने बच्चे भी दिखते रहते हैं, जिससे रौत को बड़े आसानी से वहां से दूध दुहाई के टाइम उसको ढीलना, खोलना और उसके तुरंत बाद उसमें पन्हाओं के बाद में पीछे जो शेड के आप देख रहे अकोड़े लगे रहते हैं, उसमें बच्चे को बांध दिया जाता है। और जो बच्चे दूध पीने वाले होते हैं उनके लिए एक कैंपस 10x10 का 15x15 का जो दूध पीते हैं खाली, उनके लिए एक अलग से मतलब चैम्बर बना होना चाहिए। और उससे जो बड़े हो जाते हैं पशु, उनके लिए जो है ना बड़ा कोटना और उसमें जो हरा चारा और वो खाने लायक जानवर हो जाते हैं। बड़े बच्चों का शेड अलग होना चाहिए, छोटे दुधारू पशु जो है दूध पीने वाले बच्चों का अलग होना चाहिए। और वो माँ जब तक अपने बच्चे को देखती रहती है, बहुत ही अच्छे आसानी से मतलब वो खाना चारा पकड़ के रखती है, खाती है। और जैसे ही बच्चा ढिलाता है पूरी तरह से 1 मिनट या 1-2 मिनट में पन्हाव छोड़ देती है, पन्हा जाती है और वो दूध किसान को आधा 1 लीटर अधिक मिलता है। साफ सफाई भी भैंस पालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुशाला की सफाई नियमित होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी जानी चाहिए कि धूप और हवा का आवागमन अच्छा हो। इसके साथ ही साथ चारा और पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। संगवारी हो, सबसे बड़े सुख है निरोगी काया और सबसे बड़े व्यायाम है निरोग रहे बर तैरना यानी स्विमिंग करना। शहर में जो तालाब रहते बोला स्विमिंग पूल की थे, गांव में तालाब रहते बोला तालाब की थे। और केवल हमर बर नहीं बल्कि हमर पशुधन के लिए भी तरन ताल सबसे बहुत जरूरी है। जो हमर पशुधन है, भैंस पालन करत है, दुधारू पशु के पालन करत है, वो संगवारी मन ला चाहिए कि अपन फार्म हाउस में जहाँ पशु पालन करत है वहाँ एक तरन ताल, एक तालाब रहना चाहिए, जेमे पशुधन हा तबियत से तैर सके, जेकर से ओकर दूध के उत्पादन भी अच्छा होते, भैंस स्वस्थ मस्त रहते। और एक खास बात है, तालाब में अगर भैंस तैरत है और गर्भवती भैंस है तो ओकर बच्चा के जो डिलीवरी होते वो बहुत सहज और सरल ढंग से होते। एकर कारण स्वास्थ्य के लिए, हमारे पशुधन के स्वास्थ्य के लिए हर किसान भाई ला चाहिए कि एक तरन ताल, एक तालाब छोटे से अपन फार्म हाउस में बनावे। आओ ये विषय में और विस्तार से जानकारी लेबो। भैंसों के पालन में एक और बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए जो उनकी प्रकृति के अनुकूल भी है। वो है एक तालाब जिसमें भैंसें उतरकर घंटों बैठ सकें। इस क्रिया का बहुत ही धनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस क्रिया से भैंसें स्वस्थ रहती हैं, उनके रोम छिद्र खुल जाते हैं, त्वचा से संबंधित रोग दूर होते हैं, साथ ही भीतरी गर्मी से उन्हें निजात भी मिलता है।
मेरे पास काफ़ी कीमती जानवर जो है भैंसें रखी हुई हैं, जिनका 13-13, 14-14 लीटर जो दूध हुआ है उत्पादन, वो सिर्फ इस तालाब की वरदान है। ये तालाब ना होता तो आज हमें 10-11 लीटर से ऊपर दूध का उत्पादन नहीं मिलता। इसलिए और हमारे जानवर जो है इतने स्वस्थ हो गए हैं कि हमारे को ना डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना किसी प्रकार का इसको अलग से दवाई मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ रही है। किसी जानवर का कोई लात में चोट लग जाए, कोई उसका चूल्हा निकल जाए, तो इस पानी में आते ही उसका चूल्हा अपनी जगह पे बैठ जाता है और वो जानवर को दर्द का बस इंजेक्शन लगा दीजिए, पूरी तरह से स्वस्थ होके जाता है। ना दूध का उत्पादन ज़्यादा कम कर पाता है और इसका लाभ जो है हमने मछली पालन के लिए भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है ग्रास रोहू, कतला, ग्रास कार्प और फंगास में विशेष तौर पे जो ये है वो बहुत कम पानी में अपनी ऑक्सीजन ऊपर आके लेती है। तो 3-4 फुट का पानी में भैंसों के लिए, बफेलो के लिए और निस्तारी के लिए इसका उपयोग करेंगे और 3-4 फीट पानी जो है हम कृषि उपज के लिए इसका पानी का उपयोग करेंगे। संगवारी हो, दुधारू पशु के पालन करने वाला किसान भाई मन ला जानना चाहिए कि पशु के आहार प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है और आहार प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण बात है हरा चारा। और खासकर 12 महीना जब किसान भाई दूध लेवत है तो 12 महीना वो हरा चारा देना चाहिए। बरसात के दिन में तो हरा चारा मिल जाते, लेकिन गर्मी के दिन में किसान भाई ला चाहिए कि हरा चारा के उत्पादन करे। हरा चारा के कई किस्म होते, बरसीम है, सूडान घास है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, एला हरा चारा के रूप में उपयोग करे जाते। हरा चारा से दुधारू पशु के दूध के उत्पादन में वृद्धि होते। खासकर ओकर जो मसल्स है, बॉडी है, ओकर बॉडी में एक तरह के चमक और मजबूती रहती। तो संगवारी हो, आओ विस्तार से जानन कि हरा चारा के महत्व दुधारू पशु के लिए कतका आवश्यक और जरूरी है। भैंस पालन में उनके पोषण प्रबंधन की ओर भी ध्यान देना जरूरी होता है। दुधारू पशुओं को कम से कम 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 5 से 6 किलोग्राम सूखा हरा चारा अवश्य देना चाहिए। भैंस के प्रति 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1.5 किलोग्राम दाने का मिश्रण जरूर खिलाएं। प्यारे किसान भाइयों, यदि हमने चारा उत्पादन कर लिया है हरा चारा पशुधन के लिए, तो उसको जैसे घरों में कोई भी चाकू से या किसी चीज़ से अपन छोटे छोटे पीस काट के कोई भी चीज़ को बनाते हैं, उसी प्रकार से इसको कटिंग करके बनाने के लिए हमारे को चिप कटर का उपयोग करना पड़ता है। और ये चिप कटर इतना बढ़िया निकल गया है, जिसमें गियर बॉक्स है और छोटा से छोटे पीस इसमें से कट के तैयार हो जाते हैं। और जहाँ सूखा चारा एक कमरे में जो स्टोर किया हुआ है, उसको हम 25% और 75% हम हरा चारा के रूप में उपयोग करते हैं। और जानवर इतना चाह से खाता है कि उसने मतलब कोई भी दाना अगर आपने कम डाला है या ज़्यादा डाला है और हल्का सा मिनरल मिक्स मिला के, पशु आहार मिला के अगर दे देते हैं और कम मात्रा में भी अगर हम दाना देते हैं, तो ये हरा चारा जो कटा हुआ है, इसका पूरा उपयोग जानवर जो है खाने में चाह से और बड़े उत्साह से मतलब खाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। भैंसों के लिए दाने का मिश्रण पौष्टिक और संतुलित बनाने के लिए मिश्रण इस प्रकार से तैयार करें। गेहूं, जौ, मक्का आदि का दरा हुआ दाना 25 किलोग्राम, सरसों, तिल या मूंगफली की खली 25 किलोग्राम, दालों की चूनी और छिलका 25 किलोग्राम, गेहूं की भूसी और धान का कना 17 किलोग्राम, नमक 9 किलोग्राम, खड़िया मिट्टी 9 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 9 किलोग्राम। भैंसों को प्रतिदिन 30 से 40 लीटर पानी अवश्य पिलाया जाना चाहिए। भैंस के दूध की कीमत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने जो है हरा चारा उनको विशेष तौर पे ज्वार है, मक्का है और बरसीम है, लूसन मई महीने तक चलने वाली चीज़ है, पर वो गर्म होने की वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम लूसन को नहीं खिलाते हैं। बरसीम के बाद डायरेक्ट हम ज्वार पशु हरे चारे के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद मक्का, यदि मक्के में हम दाना भुट्टा ना तोड़ें और उसको कटिंग करके अगर खिलाते हैं, तो हमारे जो अपने को दाना खिलाना होता है उस दाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बड़े पशुधन हैं जेकर कीमत 1 लाख और 1.5 लाख तक रहती है। अगर जरा से भी रोग राई लग गए, दूध के उत्पादन तो प्रभावित हो ही।
साथ में जानवर की अगर मृत्यु हो गई तो किसान के बहुत बड़े नुकसान हो सकते, घाटा में जा सकते। ओकर जो डेयरी है ओमें ओकर आय कम हो सकते। एकर कारण पशुधन ला लगने वाला रोग बीमारी के लक्षण जानना, समय समय में ओकर जांच करवाना और पशुधन स्वस्थ रहे ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन पशुधन में लगने वाला रोग बीमारी, ओकर लक्षण और ओकर इलाज के बारे में। भैंस ब्याने के बाद उसका खीस 2 से 3 बार में निकालना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो उन्हें दुग्ध ज्वर होने का खतरा रहता है। भैंस को ब्याने के 2 से 3 घंटे बाद उसका जेर गिरा देना चाहिए। गिरे हुए जेर को गड्ढे में गाड़ दें। यदि जेर गिराने में देरी हो तो गुड़ 750 ग्राम, अजवाइन 60 ग्राम, सोडा 92 ग्राम और मेथी 92 ग्राम 1 लीटर पानी में औंटी बनाकर पिलाना चाहिए। यदि इस पर भी जेर न गिरे तो दोबारा तिबारा ये औंटी देना चाहिए। भैंस के बच्चे को उसके शरीर के भार का 1/10 भाग दुग्ध पिलाना आवश्यक है। पेट के अंदर परजीवी को मारने के लिए भैंस के बच्चों को जिसकी आयु 1 हफ्ते की हो उसे 15 ग्राम पपीता बीज पीसकर और बड़े पशुओं को 150 से 200 ग्राम पपीता बीज या 200 से 250 ग्राम सुपारी पीसकर पानी के साथ पिलाना चाहिए। भैंसों में बाह्य परजीवी को मारने के लिए 2 लीटर छाछ जो 3 दिन पुराना हो, इसमें 2 चम्मच पीसी हल्दी और 4 मुट्ठी कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर उसे स्वच्छ कपड़े की मदद से पशुओं में लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ बाड़े के आसपास इसी घोल का स्प्रे भी करें। इसके अलावा जूं और खाज, खुजली की रोकथाम के लिए भैंस के शरीर पर नीम का तेल लगाना चाहिए या एस्केबियाल का 50% पानी में घोल बनाकर पशु के शरीर में उन्हें नहलाने के आधे घंटे पहले लगाएं। आजकल जो है पहले जैसे गलघोटू है, एंथ्रेक्स है, एचएफ है, ये सारी बीमारियां जो है पहले अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय में हमें लगाना पड़ता था। अब साल में एक बार नया साल आए, आप साल का याद रखें और 1 साल में 1 बार उसका टीकाकरण कर दीजिए। आपको एचएस, एफएमडी और एंथ्रेक्स 3 रोगों का निराकरण मतलब 1 इंजेक्शन से आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। बरसात का महीना पशुओं को कई तरह से रोगग्रस्त करने वाला साबित होता है। इन दिनों बहुत से संक्रामक रोग पशुओं पर आक्रमण कर सकते हैं, जैसे मुंह पका, खुर पका, गला घोंटू, लंगड़िया आदि। इन संक्रामक रोगों से अपनी भैंसों को बचाए रखने के लिए बरसात शुरू होने से पहले मई जून माह में ही इन रोगों के प्रतिरोधक टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए। अपनी भैंसों को थनैला रोग से बचाने के लिए भी कुछ ग्रामीण उपचार जरूरी है, जिसकी जानकारी ग्रामीण भैंस पालकों को होना चाहिए। इसके लिए 4 मुट्ठी नीम की पत्ती को 750 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसके बाद पानी को छानकर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच साधारण नमक डालकर अच्छी प्रकार से मिलाएं। इस मिश्रण को 1 गिलास में लेकर भैंस के चारों थनों को बारी बारी से उसमें डुबाएं। ये काम रोजाना पूरा दूध निकालने के बाद किया जाना चाहिए और याद रहे, इस प्रक्रिया के आधे घंटे तक भैंस को जमीन पर न बैठने दें। अपनी भैंसों को थनैला रोग से छुटकारा दिलाने के लिए ये प्रक्रिया 15 दिनों तक किया जाना चाहिए। समय समय पर यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखते हैं कि बारिश के सीजन में बहुत सारे नाना प्रकार के रोग देखने को मिलता है। उसका नियंत्रण हमें करना चाहिए। क्या होता है कि अधिक दूध वाली या दूध नहीं देती है तो भी हमारे किसानों का ये एक परंपरा चली आ रही है कि वो अपने बर्दियों में सभी पशुओं को भेजते हैं। तो जब कभी पशुओं में रोग के लक्षण देखने को मिलता है, जैसे गलघोटू नामक बीमारी एक बहुत संक्रामक बीमारी है और इसमें घर घर की आवाज़ आने लगती है, मुंह से लार गिरने लगते हैं और शरीर का तापमान बहुत काफ़ी बढ़ जाता है।
तो इनका नियंत्रण करने के लिए आप नज़दीक के पशु चिकित्सक केंद्र में जा करके हमारे पशु चिकित्सकों से सलाह ले करके उसका टीकाकरण समय पर करवाएं। बारिश के पूर्व यदि आपको उसको टीकाकरण करवा लेते हैं तो उस रोग से आप अपने पशुओं को नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे लक्षण देखने को मिलता है हमारे पशुओं में संक्रामक रोग के रूप में एकटंगिया। छोटे पशुओं में 3 साल से नीचे के पशुओं में जो बछड़े होते हैं उनके एक पैर में लंगड़ाने लगता है और पैर में सूजन आ जाता है। तो एकटंगिया रोग का भी बहुत ही संक्रामक रोग है और तत्काल पशुओं में मृत्यु होने का अंदेशा रहता है। तो उसका भी नियंत्रण करने के लिए बारिश के पूर्व जून में या मई में आप टीकाकरण करवा लें तो उन पशुधन को उस बीमारी से रक्षा की जा सकती है। संगवारी हो, दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए लोकगीत में बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, दूध दही के नदी बोहागे लेवना के बांधव पार। ये एक उन्नत ढंग से अगर दूध उत्पादन किसान भाई करी तो सचमुच में हमारे कृषि प्रधान देश में दूध दही की नदी बोहाई और लेवना के यानी मक्खन के पार बंधी। संगवारी हो, आज दूध उत्पादन से जुड़े हुए बहुत ही बारीकी से बहुत ही सुंदर बात ला हमारे दूध उत्पादन से जुड़े हुए सैनी साहब बताइन है, डॉक्टर साहब बताइन है कि बात ला आप मन धरिया और एक अच्छा ढंग से बढ़िया ढंग से दुग्ध उत्पादन करियो, आपके पशुधन अच्छा रहे, मस्त रहे, आप स्वस्थ रहो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखत रहो। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए, जाए के बेरा बता दन अवैया ही दिन ही बेरा में एक नया विषय के बात लेकर आवो। तब तक दो हम विदा। राम राम।